हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के सॉल्यूशन का वर्किंग प्रिंसिपल। आइए आज के सेशन में बात करते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जांपल की। देखिए एग्जांपल फर्स्ट में हमसे कहा जा रहा है सॉल्व x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx minus y equals to 0 and we have given that x plus 1 by x is the one integral। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझे। अब देखने में तो इक्वेशन कैसा लग रहा है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा लग रहा है, जो इसके पहले वाले सेशन में हमने सीखा था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, यदि d पावर 2 x पावर 2 d पावर 1 x पावर 1 d पावर 0 x पावर 0, तो ऐसे फॉर्मेशन को हम क्या कहते थे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन हमने देखा था, जिसमें हम क्या करते थे, x को e पावर z लेते थे और फिर उस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते थे। अब चाहे तो उस मेथड से हम कर सकते हैं, बट यहां रिस्ट्रिक्शन है आपके पास, कॉमा लगा के आगे लिखा गया है कि x प्लस 1 अपॉन x इज द वन इंटीग्रल। मतलब जब ये रिस्ट्रिक्शन आया क्वेश्चन में तो आपको तय करना होता है कि इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस मानते हुए न करें, बल्कि हम इसको सेकेंड ऑर्डर की एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट मानते हुए, जो फर्स्ट मेथड होता है सॉल्यूशन का कि व्हेन वन पार्ट ऑफ CF इज नोन, उस मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। भले ही वो होमोजीनियस जैसा दिख रहा है और हमसे उसका सॉल्यूशन बनता है, बट जो कहा गया है अपने को काम वही करना होता है। एट द एंड हम होमोजीनियस से कंपैरिजन लेंगे और दोनों के सॉल्यूशंस को भी कंपेयर करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की यदि हम बात करें तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस p dy बाय dx प्लस qy इज इक्वल टू r। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, LDE विद वेरिएबल कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में d2y बाय dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर। तो सबसे पहले दी गई इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड करें, तो देखिए x स्क्वायर से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x dy बाय dx माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करने पे आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां RHS कैसा आ गया, आपका 0 आ गया। इस इक्वेशन को हम कहें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो देखो d2y बाय dx स्क्वायर का कोफिशिएंट वैल्यू क्या निकल के आया, 1। तो ऐसी सिचुएशन में dy बाय dx के कोफिशिएंट को हम कहें p, y के कोफिशिएंट को कहें q और RHS को हम कहें r। तो कंपेयर करें, देखो आपको क्या निकल के आया, p का वैल्यू जो कि कितना आया यहाँ पे 1 बाय एक्स, dy बाय dx का कोफिशिएंट p और यहाँ पे कितना है 1 बाय एक्स, कंपेयर किया तो p इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। q का वैल्यू कितना निकल के आया, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ r इज 0, द RHS इज 0 हियर। तो इस प्रकार हमने p, q और r निकाला। अब यहाँ पे देखो अपने को पता है कि जब इस तरह की इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट मानते हुए, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है व्हेन वन पार्ट ऑफ CF इज नोन में क्या होता है, let y is equal to u into v be the complete solution of इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या करें, इतना लिखने के बाद यहां एज्यूम करें कि ये जो होता है इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जिसको आप कहें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक u की और एक v की। तो यहां देखो आपको क्या गिवन है, x प्लस 1 बाय एक्स इज द वन इंटीग्रल या वन पार्ट ऑफ CF। और हम अच्छे से जानते हैं यहां क्या लिखे, वेयर u is the one part of CF, u is the one part of CF या u is the one इंटीग्रल। अभी हमने मेथड में सीखा था इसके पहले वाले सेशन में, वेयर u is the one इंटीग्रल से u इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने को यहाँ पे, x प्लस 1 अपॉन x। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ LCM ले तो आएगा x और x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x भी कहा जाता है। आगे की सिचुएशन में यदि हमको जरूरत लगा तो u को x प्लस 1 अपॉन x लिखे या x स्क्वायर प्लस 1 बाय x लिखे, जो भी सुविधाजनक लगेगा उसको हम यूज करेंगे। ये अपने पास u आया। अब देखिए हमको वर्किंग रूल के हिसाब से ये पता है कि आगे जब हम v निकालेंगे तो हमको du बाय dx की भी जरूरत लगेगी, तो यहां पे हम वो भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं क्योंकि हमें पता है ना आगे क्या करना है। तो du बाय dx, तो x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 और 1 अपॉन एक्स का हुआ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या ये कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आया आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने du बाई dx का वैल्यू भी यहां पे
फाइंड आउट किया तो u हुआ du बाय dx हुआ। अब बारी आती है v की, v कैसे फाइंड आउट करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको u 1 पार्ट ऑफ cf गिवन है, नहीं गिवन होता तो क्या करते, इंस्पेक्शन मेथड लगा के हम u का वैल्यू फाइंड आउट करते। नेक्स्ट सेशन में हम उस पे भी बेस्ड एग्जांपल की बात करेंगे कि जब u आपको नहीं गिवन हो तो इंस्पेक्शन लगा के u कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज बात करते हैं 1 पार्ट ऑफ cf इज नोन, तो इस सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू u इंटू v विद द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 where u is the one integral से u is equal to x plus 1 by x and du by dx is this। अब बारी आती है v की। अब v जो है वो क्या है, v is not the part of cf but v is some function of x, और जिसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, to determine v let us consider the equation d square v upon dx square plus p plus 2 by u du by dx into dv by dx is equal to r by u। अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल में सीखा था लास्ट लेक्चर में कि v फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन की आवश्यकता लगती है, जिसमें dv by dx को आप क्या मानेंगे, t मानेंगे। सो लेट अस एज्यूम हियर dv by dx is equal to t, क्योंकि हम ये जानते हैं जब हम v निकालेंगे तो वर्किंग रूल कहता है कि dv by dx को आप t माने तो आपको क्या मिलेगा, t की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर के लिए लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो दैट d2v अपॉन dx स्क्वायर की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, dt बाय dx। अब देखिए आपको p पता है, u पता है, du बाय dx पता है, r पता है, सारी चीजें आपको पता है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करें और v का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए क्या मिलेगा, d2v बाय dx स्क्वायर की प्लेस पे हमने रखा dt बाय dx प्लस p का वैल्यू रखें, तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 बाय x, तो यहाँ पे हमने रखा 1 बाय x प्लस 2 अपॉन u, और u का वैल्यू देखो कितना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, और अपॉन में है तो x चले जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, 2 बाई u, तो u नीचे की साइड लिखे आप तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x को शिफ्ट किया तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू क्या है हमारे पास du बाय dx, और du बाय dx का वैल्यू देखो क्या आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसको हम लिखें x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन x स्क्वायर एंड इनटू dv बाय dx जो कि हो जाएगा t इज इक्वल टू r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, द RHS ऑफ द इक्वेशन r इज 0 हियर, तो r की प्लेस पे हमने 0 लिखा। अब देखिए इस इक्वेशन में जब अभी मैंने लास्ट सेशन में वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था तब एक सिचुएशन भी आपको बताया था कि जब v फाइंड आउट करें और इक्वेशन का यदि RHS कैसा आ जाए 0 आ जाए तो लेबनिज लीनियर में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि RHS 0 है तो आपके वेरिएबल जो है ना इक्वेशन में डायरेक्टली सेपरेट हो जाएंगे, नो नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, ठीक है। आगे सॉल्व करें, थोड़ा सा इस ब्रैकेट वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें, dt बाई dx प्लस, अब यहां पे 1 अपॉन x प्लस, अब देखिए यहां पे ये x से x तो हुआ कैंसिल, अंदर अपने को मिला 2x स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में अपने पास आया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0, 2 को भी अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो dt बाई dx प्लस, अब देखिए क्या है कि ये जो ब्रैकेट वैल्यू है ना, अब आपको ये तो पता है कि ये RHS क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लेबनिज लीनियर का 0, मतलब IF निकालने की आवश्यकता नहीं, आप वेरिएबल्स को डायरेक्ट सेपरेट करेंगे काम होगा। बट क्या ये इंटीग्रेशन आपसे बन रहा है, क्योंकि आफ्टर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आपको क्या करना होगा, दोनों हैंड्स पे इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहां हमारे पास अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो इसी सिचुएशन में पहले इसको हम व्यवस्थित करें, इस प्रकार से लाएं कि हम इंटीग्रेशन तो कर सकें। तो यहां पे आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो तो देखो क्या आया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा x x कैंसिल होकर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2, और यहां आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और इंटू टी इज इक्वल टू 0, एलसीएम लिया हमने तो dt बाई dx प्लस, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस x इट विल बी 3x स्क्वायर एंड माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन आया,
वेरिएबल हमको करने हैं सेपरेट तो हो जाएंगे यदि आरएचएस की तरफ लेके चले तो dt अपॉन टी, और ये हो गया आपका dx। अब इस x का क्या इंटीग्रेशन हमसे बन रहा है, इस x के इंटीग्रेशन की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इंटीग्रेशन पे तो हमने खूब काम किया है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, इसको थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शंस पर लेकर चलें, आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करें, ठीक है। और इस सिंगल फ्रैक्शन को हम दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस पे लेके चले तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का एक फॉर्म आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां अपने पास आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए थोड़ा सा, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको यदि पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो इस फ्रैक्शन को किसके बराबर लिखते हैं, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमको आता है, फिर आप ए बी सी का वैल्यू निकालते रखते तो आपको यही ब्रैकेट वैल्यू मिलता। क्योंकि इस पे भी कई बार हम काम कर चुके हैं, यहां मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन हमको बनने चाहिए, ठीक है। तो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंप्लीफाई करके देख लो, वेरिफिकेशन कर लो कि सही है या नहीं। एलसीएम आता है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 1, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। मतलब हमने जो पार्शियल फ्रैक्शंस निकाले वो सही निकाले। अब आप क्या करें, यहां पे यदि इसको आरएचएस में आप लेकर चलते तो ये हो जाता नेगेटिव क्वांटिटी, टी को इधर लाते एक्स को उधर ले जाते, तो आपको डायरेक्टली मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं dt अपॉन टी प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसको यदि आप आरएचएस लेकर चलते तो क्या होता, ये नेगेटिव होता, फिर t को लेफ्ट साइड लाते तो आता dt बाई टी, फिर dx को राइट साइड भेजते तो इस पूरे फ्रैक्शन के साथ क्या आता, dx आता, फिर लेफ्ट में लाता तो वापिस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा कि वेरिएबल सेपरेट हुआ है, t के साथ t आया, x के साथ x आया, और फॉर्मेशन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है। तो एज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सो वी कैन इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। अब आप इंटीग्रेट करो तो 1 अपॉन टी का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बना यहां पे, log t प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t पुट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dt बनेगा। तो 2x dx इज इक्वल टू dt बना। यहां अपने पास 4x है तो एक 2 तो एक्स्ट्रा बचा जिसको पहले लिखा। तो अब इसको यदि हम 2 इंटू 2x मानते तो 2 पहले लिखा, 2x dx की वैल्यू होती dt और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप पुट करते t तो ये होता dt बाई टी, ठीक है ना, जिसका इंटीग्रेशन होता log t, और t को फिर रिसब्स्टिट्यूट करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो आंसर आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके पहले भी जब हमने कई बार पढ़े हैं इस तरह के इंटीग्रेशंस तो मैंने आपको डायरेक्टली भी समझाया था कि यदि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में इंटीग्रेशन जो होता है ना उस फंक्शन का log ऑफ द डिनोमिनेटर ही होता है, एक्स्ट्रा पार्ट को आप मल्टीपल में लिख दे, ठीक है। आसान काम है, 12th में किए प्रैक्टिस। अब माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, log x इज इक्वल टू हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लें एक log c1। अब देखिए यदि सारी टर्म log की है तो हम कांस्टेंट भी log की टर्म में ही लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखें, सिस्टमेटिक लिखें तो log m प्लस n हो जाएगा log m इंटू n, तो log t इंटू 2 log x स्क्वायर प्लस 1 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 2 m log n टू द पावर m, तो ये बनेगा log t प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 पावर 2, और दोनों log में सम हो रहा है तो log m प्लस n का प्रॉपर्टी लगाएं तो t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2, और माइनस log x है तो log m माइनस log n इट विल बी log m बाय n, और इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास log c1। सिंपल सा लॉजिक है इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो log हो गया खत्म, तो यहां अपने पास आया t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c1, या यहां से t का वैल्यू फाइंड आउट करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, c1 इंटू एक्स, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमको किसका वैल्यू मिला, t का वैल्यू c1x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और हमें t थोड़ी ना निकालना है, हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर एम,
आवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, और v निकालने के लिए आपको मैंने कहा था कि dv बाई dx को यदि आपने t माना है तो बैक सब्स्टिट्यूशन ले, t की प्लेस पे वापस क्या रखें, dv बाय dx रखें, तो t की प्लेस पे हमने dv बाय dx रखा, तो ये हुआ c1x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर वेरिएबल सेपरेट करो, एक हैंड पे रखा हमने dv और इधर लेके चले तो ये c1x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए वेरिएबल फिर सेपरेट हुए तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब यदि यहां आप इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन v के लिए क्या आया, v, c1 हुआ आपका कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप फिर t पुट करो तो क्या आएगा 2x dx, जो कि क्या बनेगा dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो देखिए मैं यहां पे एक बार सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या पुट किया t, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या आया dt, तो x dx इज इक्वल टू क्या आया dt बाय 2। तो ये जो x dx है इसकी प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, c1 तो आपका है बाहर, देखिए x dx की प्लेस पे आपने क्या रखा, ये dt बाय 2, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 को आपने लिया t, तो ये क्या हो गया t स्क्वायर। तो t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो इसको आप क्या लिखते हैं, अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं c1 अपॉन 2 1 अपॉन टी स्क्वायर की जगह t पावर -2 dt। ये इंटीग्रेशन आप यूज करें, t को ऊपर ले चले, इंडेक्स चेंज हुआ तो t पावर -2 का इंटीग्रल क्या हुआ, t पावर -2 प्लस 1 और अपॉन में -2 प्लस 1। ठीक है, तो t पावर -2 प्लस 1 c1 बाई 2 और t पावर -2 प्लस 1 और अपॉन -2 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देखें, तो c1 अपॉन 2 तो एज इट इज, t पावर -2 प्लस 1 का मतलब -1, और t पावर -1 को नीचे लेके चले तो ये क्या हो गया t पावर +1, और -2 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, माइनस ही हुआ। मतलब ओवरऑल यदि यहां पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करता, x dx को dt बाई 2 पुट करता और ये सिचुएशन में फिट करता, समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, तो dt अपॉन 2t स्क्वायर होता, t स्क्वायर को ऊपर लेके चले t पावर -2 होता, इंटीग्रल करते t पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मतलब -1 नीचे ले गए तो t पावर 1, तो यहां अपने पास आया -c1 बाय 2t। ठीक है, तो -c1 बाय 2t, और t का मतलब क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही था। ठीक है, और प्लस आप क्या लिख दें c2, तो v का वैल्यू जो आया -c1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2। तो इस प्रकार से देखिए हमने बहुत आसान से स्टेप में और बहुत अच्छे से v का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट किया, सीखा। u का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमको क्वेश्चन में ही गिवन था, वन पार्ट ऑफ cf। v इज नॉट द पार्ट ऑफ cf बट इट कैन बी सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, RHS 0 है तो हम v को cf का एक पार्ट एज्यूम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता है। जब फाइनल आंसर आप लिखते हो ना y इज इक्वल टू यू इंटू ए, तो इसमें जो c1 का कॉफिशिएंट आएगा वो u और c2 का जो कॉफिशिएंट आएगा वो v, क्योंकि RHS यहां 0 है तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में और डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर के लिए u और v को हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए इक्वेशन 2 में हम u और v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कंप्लीट सोल्यूशन अपने को मिला y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और इनटू अब v का वैल्यू रखें तो ये हो गया अपने पास -c1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए अपने को v का जो वैल्यू निकल के आएगा, यहां से आगे की स्टेप में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करें पहले फर्स्ट टर्म के साथ फिर सेकेंड टर्म के साथ, तो देखिए यहां अपने को क्या मिला -c1 बाय एक्स इंटू 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ, दोनों के प्रोडक्ट में कैंसिल हुआ, ऊपर बचा -c1 नीचे बचा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, प्लस c2 के साथ यदि हम देखें तो अपने को क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को अब मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूं, तो यहां पे एक्स प्लस 1 अपॉन
x के फॉर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूं, क्योंकि c1 का कॉफिशिएंट देखो कैसा है 1/x के फॉर्म में, तो हम चाहेंगे कि c2 का कॉफिशिएंट भी कैसा है 1/x के फॉर्म में आए कहीं ना कहीं। तो ये -c1/2x प्लस c2 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब देखिए ये जो है ना फॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर का स्टेप है -c1/2x प्लस c2 इंटू एक्स प्लस 1/x, कैसा आंसर है आप इसको देखिए। ये -c1/2 को चलो मैं यहाँ पे एक कुछ देर के लिए क्या लिख दें, सपोज कैपिटल ए लिख दें, -c1/2 को हम क्या लिख दें कैपिटल ए, तो आंसर कैसा होता कैपिटल A/x प्लस c2 इंटू एक्स प्लस 1/x, और ये अपना लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है यहाँ पे y, ठीक है। तो y कैसा आता a/समथिंग प्लस b a इंटू समथिंग प्लस b इंटू समथिंग के फॉर्म में। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि इसके पहले मैंने बताया था कि यूजुअली हम y को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं CA प्लस PI से, और यदि RHS इक्वेशन का 0 है तो इसका मतलब PI 0 हो तो y कैसा हो CF, और सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के CF को आप कैसा एज्यूम करेंगे, some arbitrary constant into some function of x plus some arbitrary constant into some function of x, means c1 into something plus c2 into something। तो जो समथिंग के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ CF कहते हैं। तो मैं यहां पे ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने क्या माना था स्टार्टिंग में कि x प्लस 1/x क्या आया 1 पार्ट ऑफ CF। तो देखो x प्लस 1/x एक आर्बिटरी कांस्टेंट का कोफिशिएंट वैल्यू बन रहा है ना, तो C1 और C2 के कोफिशिएंट्स को हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ CF कहते हैं। तो यहां पे देखो x प्लस 1/x निकल के आया। तो यहां पे आप इस आंसर को क्या कह सकते हैं कंप्लीट सोल्यूशन कह सकते हैं दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। लॉजिकली मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा था कि इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसा है, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है। आप यदि x को e⁻z मान के जब सॉल्व करेंगे और लास्ट में z को log x रखेंगे, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ना कंप्लीट सोल्यूशन, वो कैसा निकल के आएगा इस फॉर्म में नहीं आएगा। वो जब वहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा मैं आपके सामने लिख देता हूं, घर पे आप ट्राई कीजिएगा इस इक्वेशन को होमोजीनियस मानते हुए। जो हमने एक सेशन कंप्लीट किया था सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस मेथड को यूज करना इस क्वेश्चन के लिए, इसको सॉल्व करना, आपका आंसर जो आएगा वो कैसा होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां तक भी आंसर पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप होमोजीनियस मान के करेंगे तो कैसा आएगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं उस चीज को। अब देखिए यहां पे कैपिटल ए, यदि आपने लिखा है -c1/2 को, तो आपको यहां जिक्र करना पड़ेगा कि वेयर कैपिटल ए इज -c1/2। c1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो उनका रेशियो भी एक क्या बना कोई आर्बिटरी कांस्टेंट बना। तो देखो ये a/x प्लस, अब इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता c2x प्लस c2 इंटू 1/x। अब आप देखिए यहां पे कि ये जो y है ना a/x प्लस यहां क्या निकल के आया c2/x। तो यदि यहां से हम 1/x को कॉमन ले ले, तो देखो यदि 1/x को हम कॉमन लेते तो अपने पास क्या आता है यहां पे a प्लस 1 आता, और प्लस क्या आता c2 इंटू एक्स आता। तो आप y इज इक्वल टू a क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या कोई न्यू कांस्टेंट। तो इसको हम क्या मान लें, सपोज कोई एक दूसरा कांस्टेंट मान ले लाइक a1, ठीक है ना, या b मान लो कि a प्लस 1 को हमने क्या कहा b कहा। तो अब कैसा आया b इंटू 1/x प्लस c2 इंटू एक्स, जहां c2 को आप चाहें तो और कोई कांस्टेंट कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू आपको फॉर्मेशन कैसा मिला यहां पे b/x प्लस c2 इंटू एक्स, या ये कहें कि y इज इक्वल टू c2 इंटू एक्स प्लस b इंटू 1/x। तो इस प्रकार से जब आप इसको होमोजीनियस मान के करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू c1 इंटू एक्स प्लस c2/x, ठीक है ना। c1 c2 तो क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह में कुछ भी ले लूं ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार आप यदि इस प्रकार से भी आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथमेटिकल वैल्यू और इसका मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। तो आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।